ठीक है, टाइम थोड़ा सा लेने के लिए आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, ठीक है, लेकिन सुन लेना आप थोड़ा सा। प्रोटीन्स के बारे में देखो क्या होता है, प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स है भी, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस, नाइट्रोजनस मतलब नाइट्रोजन तो होगा ही होगा इसमें, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड है, मतलब जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल मतलब बड़े साइज का। प्रोटीन और प्रोटीन्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस, नाइट्रोजन कंटेनिंग मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड्स विच आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी को मेंटेन रखने में, बॉडी बिल्डिंग करने में, क्योंकि जिसको बॉडी बनानी हो तो प्रोटीन रिच डाइट की सलाह दी जाती है, क्योंकि प्रोटीन्स जो होती है बॉडी बिल्डिंग करती है, ठीक है, तो बॉडी को मेंटेन करने में, बॉडी बिल्डिंग करने में, बॉडी को और बॉडी ग्रोथ करने में प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड प्रोटीन्स आर द नेचुरल पॉलीमर्स, प्रोटीन क्या होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, एंड पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, एंड अल्फा अमीनो एसिड्स आर द मोनोमर्स, मोनोमर यूनिट होती है किसकी, प्रोटीन्स की, ये भाई प्रोटीन की मोनोमर यूनिट होती है अल्फा अमीनो एसिड। तो हम अमीनो एसिड का बोल सकते हैं, पता है, अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, क्योंकि अगर अमीनो एसिड की एक लंबी चेन जुड़ती चली जाए तो इट विल फॉर्म द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि अमीनो एसिड और अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड है, जैसे मान लो अमीनो एसिड और अमीनो एसिड, इसके बीच में जो लिंकेज होती है दैट लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं इस लिंकेज को, पेप्टाइड लिंकेज। और पेप्टाइड लिंकेज पता कैसे होती है, CONH, अमाइड लिंकेज होता है एक तरह का, ये इस तरीके की पूछ सकते हैं कई बार एग्जाम में कि पेप्टाइड लिंकेज होता क्या है, पेप्टाइड लिंकेज होता है CONH लिंकेज, ठीक है, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट रिएक्ट करता है और दूसरे अमीनो एसिड का अमीन वाला पार्ट कनेक्ट होता है, ठीक है, इस लिंकेज को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। अगर दो अमीनो एसिड के बीच में लिंकेज है दिस इज कॉल्ड डाईपेप्टाइड, अगर तीन अमीनो एसिड जुड़ गए तो ट्राईपेप्टाइड, चार जुड़ गए तो टेट्रापेप्टाइड, और बहुत सारे हो तो, बहुत सारे मतलब लॉन्ग चेन कर दूं मैं बाहर पावर n लगा दूं तो ये हो गया पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है प्रोटीन। क्या बनता है आपका, प्रोटीन। तो प्रोटीन की मोनोमर यूनिट क्या है, अल्फा अमीनो एसिड्स। अब बात ये आती है इनको अमीनो एसिड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स आर द compounds, organic compounds which contain both the functional group amine group and carboxylic acid group। इसमें अमीन ग्रुप भी आता है NH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH दोनों ग्रुप आते हैं, इसलिए इनको अल्फा अमीनो एसिड्स बोलते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे, और इनके नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं ये प्रोटीन्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं, चलो अमीनो एसिड के ऊपर आ जाते हैं। अमीनो एसिड्स के ऊपर क्लासिफिकेशन आती है और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन इसके ऊपर भी आए हुए हैं, ठीक है। चलो डिस्कस कर लेते हैं। और एक आपसे मैं थोड़ा सा मेमोरी वर्क में देना चाहूँगा, मेमोरी वर्क में याद रखना, मुझे तो हालांकि लिस्ट नहीं पता है कि पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि अमीनो एसिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के, दो तरह के, एक तो होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स और एक होते हैं नॉन एसेंशियल, ठीक है। मैं कहता हूँ इनकी लिस्ट जो है वो NCERT की बुक में लिखी हुई है, हालांकि मैं भी आपको बता दूंगा, लेकिन आप इसको एक बार रिमाइंड जरूर कर लेंगे, ठीक है। हल्के हल्के दो तीन एग्जाम्पल इसको जरूर लिख लेना। देखो वैसे बता देता हूँ, एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, एसेंशियल का मतलब जो होते जरूरी है, लेकिन ये बॉडी में नहीं बनते, ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, ये बाहर से डाइट से ले जाते हैं, इसलिए एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब है जरूरी क्यों है, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि बॉडी में बनते नहीं है, इसलिए ऐसे डेफिनेशन समझना है। अमीनो एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, दोज अमीनो एसिड्स विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, सो दीज आर टेकन फ्रॉम आउटसाइड इन डाइट, ये बाहर से डाइट में लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो हम प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं ना, उन प्रोटीन रिच डाइट के अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। हाँ, और जो बॉडी में ऑलरेडी बनते हैं तो इनको डाइट में लेने की जरूरत नहीं है, तो वो होंगे नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब द अमीनो एसिड्स विच आर ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी, सो नो नीड टू टेक फ्रॉम द डाइट, तो हमें डाइट में लेने की जरूरत नहीं है, वो होंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स की दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब मैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ आपको,
चलिए देखते हैं। अब ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की लिस्ट में तो मैंने बना तो दी है, लेकिन एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में ध्यान रखना, देयर आर द 20 अमीनो एसिड्स, 20 में से 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। लेकिन बात ये आती है कि सर पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार 4 ऑप्शन दे दिए और 4 ऑप्शन में से कह दिया इनमें से कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड है, कौन सा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो इतने सारे लिस्ट याद कैसे की जाए। तो उसके लिए आपके एनडीए सर एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आए हैं। तो आप नॉन एसेंशियल को तो भूल जाइए, क्योंकि अगर आपको एक लिस्ट याद हो गई तो दूसरी लिस्ट ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, क्योंकि अगर वो उस लिस्ट में नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी कैटेगरी में चला जाएगा। तो आपको मैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स को याद रखने की एक ज़बरदस्त ट्रिक निकाल कर लेकर आया हूँ, और उस ट्रिक का नाम है हाय। जैसे हम किसी की बात के चीज़ के हमें सरप्राइज करते हैं ना, हाय, जस्ट लाइक दैट, हाय टीवी टिल 9 PM। ठीक है, हाय टीवी टिल 9 PM, कि 9 बजे तक ही टीवी देखने को मिलेगा, क्या हम उसके बाद टीवी नहीं देख सकते? ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। टीवी 9 PM तक, हाय टीवी टिल 9 PM। याद रखने की ट्रिक क्या है, हाय के अंदर जो H वर्ड है, ईच इज कमिंग फ्रॉम द हिस्टीडीन, इससे याद रखेंगे हिस्टीडीन। देखिए ये रहा, कवर हो गया, H फॉर हिस्टीडीन। टीवी के अंदर T है 309, क्या सा है 309, ये रहा, कहां पर है, यहां पर देखिए, कवर हो गया। फिर टीवी के अंदर V जो वर्ड आ रहा है, VO वैलिन, ये रहा, यस। टिल, अगला 2 T है इसके अंदर, चाहे इस टी को आप 309 मान लो, फिर इस टी को ट्रिप्टोफैन हो जाएगा। ये टीवी देखो, ये रहा ट्रिप्टोफैन, ठीक है। अगला टी हो गया ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन हो गया, क्लियर है। अगला आई होता है आइसोल्यूशाइन, आई क्या होता है, आइसोल्यूशाइन, ये रहा देखो। और आइसोल्यूशाइन के बाद सीधा ले लो ल्यूशाइन, ये रहा, आइसोल्यूशाइन के बाद ल्यूशाइन। अगला हो जाएगा लाइसिन, लाइसिन हो जाएगा, देखो ये रहा, लाइसिन कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। फिर 9 छोड़ दीजिए, 9 तो याद रखने की ट्रिक है, तो उसमें पी आ जाइए। पी कौन सा हो गया अपना, पी ये रहा, फिनाइल एलिलीन। पी क्या है अपना, फिनाइल एलिलीन, फिनाइल एलेनिन। और एम हो गया लास्ट मिथियोनिन, एम क्या हो गया लास्ट मिथियोनिन। इस लिस्ट को आप ना पेपर से एक दिन पहले भी रिवाइज कर लोगे तो भी इजी रहेगा, ठीक है। फिलहाल इसको आपने अपनी सहूलियत के लिए लिख लीजिए, हाय टीवी टिल 9 PM। हाय देखो मेरे को याद हो गया, हाई के अंदर H हो गया हिस्टीडीन, ठीक है। टिल के अंदर एक टी ले सकते हो 309, एक टी ले गए ट्रिप्टोफैन, 309 ट्रिप्टोफैन, 2-3 बार बोल के देखिए याद हो जाएगा, 309 ट्रिप्टोफैन, 309 ट्रिप्टोफैन। टी के अंदर 309, वी से वैलिन, टी से ट्रिप्टोफैन, आई से आइसोल्यूसाइन, अगले आई से, अगले एल से ल्यूशाइन, और अगले एल से लाइसिन, और पी से पीएम में पीएम, पी से हो गया फिनाइलेलिन, और एम से हो गया मिथियोनिन। अगर आपको ये याद है तो जो इस लिस्ट में नहीं आ रहे हैं वो सारे हो गए नॉन एसेंशियल। बस तो एक लिस्ट याद रखो ना, दूसरी याद करने की जरूरत क्या है, फिर एक लिस्ट याद रखो बस, तो अगला तो अपने आप याद हो जाएगा। ग्लाइसिन, एलिनिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड, ये दोनों एसिडिक अमीनो एसिड है, याद रखो, दोनों एसिडिक अमीनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड। जो नाम में एसिड आ रहे हैं वो एसेंशियल नहीं है, नॉन एसेंशियल है, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी और एक क्वेश्चन हो जाता है कई बार कि ऐसे अमीनो एसिड का नाम बताओ जिसमें सल्फर होता है, क्योंकि हमें मोस्टली हम मान के चलते हैं अमीनो एसिड में नाइट्रोजन तो होता ही होता है क्योंकि अमीन ग्रुप है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं एक ऐसे अमीनो एसिड का नाम बताओ जिसमें सल्फर आता है, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिथियोनिन। मिथियोनिन द अमीनो एसिड विच कंटेन सल्फर, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। और एक और बता देता हूं, सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन होता है, कौन होता है, सिस्टीन। एसेंशियल में तो मिथियोनिन, एसेंशियल में तो कौन है, मिथियोनिन सल्फर कंटेनिंग, और नॉन एसेंशियल में कौन है, सिस्टीन। सिस्टीन के अंदर भी क्या होता है, सल्फर होता है। इसको दोनों को याद रखेंगे आप, ठीक है। चाहे आप सीएम वर्ड से याद रख सकते हो, किससे याद रख सकते हो, सीएम वर्ड से, सी से सिस्टीन, एम से मिथियोनिन, सी से सिस्टीन, एम से मिथियोनिन। और इन दोनों में क्या होता है,
सल्फर होता है। इसको आप ऐसे याद रखो, CMS 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 सिस्टीन, मिथ्योनिन और सल्फर कंटेनिंग होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो इस लिस्ट को याद रखेंगे। असेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की लिस्ट है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अमीनो एसिड्स के अंदर। अमीनो एसिड्स में ना 3 टाइप के और होते हैं, जैसे एक हो जाता है जैसे एसिडिक अमीनो एसिड, एक हो गए बेसिक अमीनो एसिड और एक होते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। देखो एसिडिक अमीनो एसिड तो वो होते हैं जिनमें एक CH ग्रुप एक्स्ट्रा होते हैं। जहाँ पर CH ग्रुप एक्स्ट्रा होते हैं वो तो होते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। जैसे एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होना जाएंगे, आपके नाम से पता चल रहा है, ग्लूटामिक एसिड। क्या जाएगा, ग्लूटामिक एसिड। एक आ गया एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं। बेसिक अमीनो एसिड में देखिए, बेसिक अमीनो एसिड में होते हैं जिसमें NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा होता है, जिसमें NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा होते हैं बेसिक अमीनो एसिड। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लाइसिन, हिस्टिडीन। कौन सा, लाइसिन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन। कौन से हैं, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, हिस्टिडीन और ट्रिप्टोफैन, याद रखेंगे। ठीक है, ये बेसिक अमीनो एसिड है। और कई बार एग्जामिनर न्यूट्रल अमीनो एसिड पूछ लेता है। न्यूट्रल अमीनो एसिड में क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ COOH एंड NH2 ग्रुप। जहाँ पर NH2 और COOH ग्रुप इक्वल नंबर हो वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल के अंदर हो गया आपका ग्लाइसिन, एलेनिन, ग्लाइसिन के बाद एलिनिन, वैलिन। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन। ठीक है, दीज आर द सफिशिएंट एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो। गांव से याद रखो, GAV, गांव, ग्लाइसिन, एलेनिन और वैलिन। ठीक है, ये दोनों होते हैं तीनों न्यूट्रल अमीनो एसिड, इक्वल नंबर ऑफ होते हैं। और क्वेश्चन सुनिए अमीनो एसिड्स के ऊपर क्या क्या आते हैं। और भी क्वेश्चन आए हुए हैं अमीनो एसिड्स के ऊपर। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है इन फ्यूचर कि अमीनो एसिड्स के अंदर जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें से सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है, वो है ग्लाइसिन। पेपर में लिख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा होता है। और एक ध्यान रखना, ऑल द अमीनो एसिड्स, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, दीज आर ऑल ऑप्टिकली एक्टिव। सारे के सारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि इनमें एक कायरल सेंटर होता है। क्या होता है, एक कायरल सेंटर होता है, लेकिन एक को छोड़कर, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। यही तो फंडामेंटल है। 20 अमीनो एसिड में से 19 अमीनो एसिड, देखो ये डाटा आपको कोई नहीं बताएगा, ये बुक में देखने को नहीं मिलेगा आपको ये डाटा आपके NDS सर ही बताएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बाकी डाटा तो आप खुद ही याद कर सकते हैं। ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है 20 अमीनो एसिड्स के अंदर। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड क्यों है, क्योंकि अमीनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर होती है अपने एक ही कार्बन पे। इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, क्योंकि आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड से अगला कार्बन होता है अल्फा, और अल्फा कार्बन पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। रटना नहीं है, अल्फा अमीनो एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से अगला कार्बन अल्फा, अल्फा पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। अब इस कार्बन पे अगर आप CH2 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, CH2, तो ये कार्बन कायरल नहीं है, क्योंकि इस पे 2 हाइड्रोजन सिमिलर हो गए, तो ये ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है, ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, और अमीनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर होती है ये वाली, देखो यहाँ पर R ग्रुप लगा सकते हो आप। ठीक है, और इस R की जगह अगर आपने H रख दिया, देखो CH तो पहले से है, H को ऐसे दिखा देता हूँ मैं, CH तो पहले से है, और यहाँ पर R की जगह H रख देंगे तो ये किसका हो जाएगा, ग्लाइसिन का फार्मूला हो जाएगा। और ग्लाइसिन में 2 H कॉमन हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि कायरल सेंटर के लिए कंडीशन क्या है, ऑल द 4 ग्रुप्स कंटेनिंग अटैच टू द कार्बन एटम शुड बी डिफरेंट। जिस कार्बन पे ग्रुप लग रहे हैं चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तभी कायरल होता है। तो कायरल कार्बन तो नहीं हुआ, तो ग्लाइसिन क्या है, एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। तो ध्यान रखना, ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ग्लाइसिन क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये बात मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाई थी। ठीक है, आइसोमेरिज्म के लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो ग्लाइसिन ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, ध्यान रखेंगे भी। और R की जगह अगर आपने CH3 रखा, क्या रखा, CH3, तो ये हो जाएगा एलेनिन। क्या हो जाएगा,
एलेनिन। आर की जगह अगर आपने आइसोप्रोपाइल ग्रुप रखा, कौन सा ग्रुप, आइसोप्रोपाइल, देखो सारे ग्रुप बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं पेपर में। आर की जगह एच रखोगे तो ग्लाइसिन, CH3 रखोगे तो एलेनिन, आर की जगह आइसोप्रोपाइल ग्रुप रखोगे तो वैलिन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वैलिन बोलते हैं। और आर की जगह अगर आप एलेनिन की जगह, एलेनिन में क्या होता है CH2, तो CH2 में एक एच हटा के अगर आपने फिनाइल रिंग लगा दी तो आर की जगह ये ग्रुप हो तो क्या हो जाएगा, फिनाइल एलेनिन। समझ रहे हो, क्या हो जाएगा, फिनाइल एलेनिन। समझ में आई बात, ये भी ऐसे क्वेश्चन याद कर सकते हो आप, ठीक है। और ऑटोमेटिकली आर की जगह CH3 है तो आर की जगह एक एच को हटाकर अगर आप COOH लगा दें तो एक COOH तो पहले से है और एक एच को हटाकर COOH लगा देते हो जाएगा एस्पर्टिक एसिड। क्या हो जाएगा, एस्पर्टिक एसिड। ऐसे करके आप एग्जाम याद कर सकते हैं, ठीक है। सारे स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, जनरल जो क्वेश्चन आने थे अमीनो एसिड पे मैंने सारे बता दिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जिसका नाम है प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। देखो प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन अगर की जाए तो प्रोटीन्स हमारी मॉलिक्यूलर शेप के बेस पर दो टाइप की होती हैं। प्रोटीन्स की अगर क्लासिफिकेशन देखूं मैं जर्नल तो प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स। किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ, मजे लेकर पढ़ाया करो भाई साहब, जब आप खुद भी टीचर बन जाओगे तो बिल्कुल केमिस्ट्री को मजे लेकर पढ़ाओ। जितना मजे लेकर पढ़ाओगे उतना मजा आपको भी आएगा और बच्चों को भी आएगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप, मॉलिक्यूलर शेप के बेस पर, लेकिन आप मजे लेकर तभी बढ़ा सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फंडामेंटल्स क्लियर हो, तो अपने मुंह से अपने आप आवाज़ निकलती है, ठीक है। प्रोटीन्स दो टाइप के होते हैं मॉलिक्यूलर शेप के बेस पर। मॉलिक्यूलर शेप के बेस पर ये होते हैं, पहला टाइप, एक तो होते हैं फाइब्रस प्रोटीन, क्या बोलते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स, और एक होते हैं आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स, क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। और इनके ऊपर पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे भाई। फाइब्रस प्रोटीन नाम से पता चल रहा है, थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक मतलब धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें जो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वही बताऊंगा मैं। फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, जिनमें पॉलीपेप्टाइड चेन थ्रेड लाइक होती है, थ्रेड लाइक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसके अंदर, और एक दूसरे के ऊपर क्वाइल्ड होती हैं, ये भी ध्यान रखना। और इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन लाई साइड टू साइड, एक दूसरे से लाई करती है साइड टू साइड, और इसमें डाइसल्फाइड लिंकेज होती है। कौन सी लिंकेज काम करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड लिंकेज। क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि फाइब्रस प्रोटीन के अंदर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर, लिख लीजिए साथ साथ, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाई हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है फाइब्रस प्रोटीन में, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और एक आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। बताऊं कैसे होते हैं, जैसे एक चेन ऐसे चल रही है थ्रेड लाइक, एक चेन ऐसे चल रही है थ्रेड लाइक, और दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के बीच में ऐसे दो सल्फर यूनिट आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सभी को पता ही है, ठीक है। तो ये हो जाती है, इन पे डाइसल्फाइड लिंकेज होती है, इसको फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल देखो कितने होते हैं। हमारे बालों में जो केराटिन प्रोटीन होता है, केराटिन प्रोटीन जो होती है, केराटिन प्रोटीन कहाँ पर, हेयर्स में, वो फाइब्रस प्रोटीन होती है, ठीक है। और सुनो, आपका कोलेजन फाइबर्स होते हैं, क्या होते हैं, मसल्स के अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं, मसल्स के अंदर एक्टिन फिलामेंट होता है, मसल्स के अंदर क्या होते हैं, एक्टिन फिलामेंट, जो आपकी मसल्स की मूवमेंट कराते हैं, स्ट्रेचिंग करवाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स। तो एक्टिन हो गया और आपका मायोसिन हो गया, कोलेजन हो गए, फाइब्रोइन हो गया, फाइब्रोइन भी लिख सकते हो आप, फाइब्रोइन एक वर्ड आता है, फाइब्रोइन, फाइब्रोइन। एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट दोनों एएम से याद रख सकते हो, एएम होता है सुबह का टाइम। एक्टिन मायोसिन और कोलेजन, केराटिन, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स ही होते हैं एक तरह से, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स, एक्टिन फिलामेंट्स, मायोसिन फिलामेंट मसल्स में होते हैं, स्ट्रेचिंग करवाते हैं, और फाइब्रोइन, ये सारे आपके
फाइबरस प्रोटीन के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और वाटर में इनसोल्यूबल होती हैं। फाइबरस प्रोटीन क्या होती हैं? दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होती हैं एंड दे फॉर्म द चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल इन द एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के अंदर इनका बहुत ही चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है। आई थिंक मैंने सुना है कि जो गाय भैंस के सिंग वगैरह होते हैं ना, जिनको हूफ बोलते हैं, उनके अंदर भी केराटिन प्रोटीन होता है। हमारे नाखूनों के ऊपर जो ऊपर की लेयर होती है वो भी केराटिन प्रोटीन होती है, ठीक है, वाइट कलर की। चलो, तो हमारे नेल्स के ऊपर, ठीक है, नाखूनों पे जो परत होती है वो भी केराटिन प्रोटीन की होती है, वो भी फाइबरस प्रोटीन ही है। चलो अगला लेते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर, देखो नाम से पता चल रहा है, ग्लोबुलर मतलब गोल गोल, जी से ग्लोबुलर, जी से गोल, और गोल का मतलब सफेरिकल। तो जिनकी शेप सफेरिकल होती है, जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन एक सफेरिकल स्ट्रक्चर बना लेती है, मतलब एक दूसरे के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन माउल्ड हो जाती है, सफेरिकल शेप ले लेती हैं, एक दूसरे के अंदर क्वाइल्ड हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। और नाम में ग्लोबुलर आ रहा है तो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट साम सुन लीजिए, जैसे नाम में आता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन है। नाम में आ जाए मायोग्लोबिन, ठीक है, ये हमारे मायोग्लोबिन, एम से मायो, एम से मसल्स, मायोग्लोबिन मसल्स में होती है, और मायोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को स्टोर करना। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। लेकिन हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को स्टोर करना नहीं होता, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती हैं ऑक्सीजन और CO2, उसका ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है मेरे भाई? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड कार्पसल्स में होता है, RBC। यस, तो हीमोग्लोबिन क्या करवाता है इसके अंदर? हीमोग्लोबिन मेन पार्ट होता है। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, ग्लोबुलिन क्या होती है? प्रोटीन होती है, यस। और मायोग्लोबिन प्रोटीन होती है। और एल्ब्यूमिन, नाम से ही क्लियर हो रहा है, एल्ब्यूमिन, जब भी आप अंडा होता है उसको अंदर से फोड़ते हैं तो येलो कलर का जो यॉक निकलता है, येलो कलर का, वो देखो उसकी शेप स्फेरिकल होती है। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन एग में होता है, अंडे में। तो अंडे में जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है वो भी कौन सा प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और आपका कौन सा? एल्ब्यूमिन। और एक और सुनो एग्जांपल, फाइब्रिनोजन, ये प्रोटीन भी आपके कहाँ से रिलीज होता है पता है? बताता हूँ। आपने एक वर्ड सुना होगा, ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं। ब्लड में क्या होती हैं? प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड की क्लॉटिंग करने में। तो एक प्रोटीन रिलीज करती है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजन। तो यहाँ पर जाकर ये रिलीज कर देती है, जहाँ पर हमारे कट लग जाता है तो वहाँ पर थोड़े समय के बाद, खून आने के बाद घाव रुक जाता है, खून रुक जाता है, तो ब्लड की क्लॉटिंग करवाता है ये प्लेटलेट से। फाइब्रिनोजन तो है ना ग्लोबुलर प्रोटीन है, लेकिन ये फाइब्रिनोजन है ना फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? फाइब्रिन में। और फाइब्रिन पता है क्या है? फाइब्रिन क्या है बताओ? फाइब्रिन है आपका फाइबरस प्रोटीन। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है ये। आपसे पूछ सकते हैं क्या ग्लोबुलर प्रोटीन फाइबरस प्रोटीन में कन्वर्ट हो सकता है? मैं कहूँगा यस। कब? कि फाइब्रिनोजन तो होता है प्लेटलेट्स के द्वारा रिलीज होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, लेकिन जब ब्लड को क्लॉट करता है तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है ताकि ब्लड की क्लॉटिंग कर सके। उसमें RBC इंटेंगल हो जाती है, RBC फंस जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पर इस हिस्से में कट लगा है तो यहाँ पे फाइब्रिनोजन रिलीज होएगा। फाइब्रिनोजन क्या करेगा? उस हिस्से के ऊपर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, ऐसे क्लॉटिंग कर देगा, और क्लॉटिंग की वजह से क्या होता है? RBC WBC उसमें ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, इंटेंगल हो जाती हैं, तो उससे क्या होगा? खून रुक जाता है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन फाइबरस प्रोटीन कन्वर्ट हो जाती है, फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन के अंदर, फाइब्रिन इन द फाइबरस प्रोटीन, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक मेरे भाई जबरदस्त क्वेश्चन जो एस्टेट PGT केमिस्ट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है, ग्लोबुलर प्रोटीन में सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंसुलिन। यस, और इंसुलिन मेरे भाई प्रोटीन तो है ही, इंसुलिन प्रोटीन तो है ही, बट इंसुलिन इज ए हार्मोन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है विच इज रिलीज फ्रॉम द पेनक्रियाज। कहाँ से रिलीज होता है भाई? पेनक्रियाज एक ऑर्गन होता है हमारा, अग्नाशय बोलते हैं हिंदी में। पेनक्रियाज बिल्कुल हमारे स्टोमक के नीचे होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर।
पैनक्रियाज से रिलीज होता है हार्मोन इंसुलिन, और ये इंसुलिन नेचर में प्रोटीनस होता है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इंसुलिन में कौन सा बायोमोलिक्यूल छिपा हुआ है, तो इंसुलिन एक प्रोटीन है, हालांकि हार्मोन है। हार्मोन्स के दो तरह के फंक्शन होते हैं, हार्मोन्स आपके प्रोटीन से मिलकर बने भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। हार्मोन्स आपके नेचर में प्रोटीनस भी हो सकते हैं, और हार्मोन स्टीरॉइड के बने भी होते हैं। किसके बने होते हैं? स्टीरॉइड के। स्टीरॉइड वो बाद में बता दूंगा, लेकिन हार्मोन्स जो प्रोटीन के बने होते हैं उसका एग्जांपल सबसे बेस्ट है इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। इंसुलिन प्रोटीन को सेंगर साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था सबसे पहले। किसने? सेंगर ने। और इंसुलिन इंसुलिन जो प्रोटीन होता है ना, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं? इसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं, याद कर लो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि इंसुलिन प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड्स हैं। इंसुलिन इज द ग्लोबुलर प्रोटीन। इंसुलिन क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन। इट इज ए हार्मोन, क्योंकि इंसुलिन प्रोटीन मोस्टली एंजाइम तो प्रोटीन के बने होते हैं, ये तो याद रखना। ये तो मोस्टली लोग बच्चों को पता भी होगा कि एंजाइम्स आर द प्रोटीनस इन नेचर। सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? नेचर में प्रोटीनस होते हैं, नेचर में प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम तो प्रोटीन के ही बने होते हैं, लेकिन हार्मोन्स दो तरह से बने होते हैं, कुछ प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ स्टीरॉइड्स के बने होते हैं। स्टीरॉइड वाला एग्जांपल अभी दे दूंगा, ठीक है। जो हार्मोन्स प्रोटीन के बने होते हैं उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन नेचर में प्रोटीनस होता है और एक ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल है, सेंगर साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, और 51 अमीनो एसिड होते हैं। मैं सब कुछ रिवाइज करवा देता हूँ हैंड टू हैंड, ठीक है, आपको याद रखना है, सारा डाटा याद रखना है ये। और स्टीरॉइड्स का एग्जांपल देता हूं, सर ऐसे हार्मोन का एग्जांपल दो जो स्टीरॉइड के बने होते हैं। तो स्टीरॉइड के बने होते हैं भाई, सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक तो मेल का मेल सेक्स हार्मोन जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स हार्मोन जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रोजन। दिस इज द फीमेल सेक्स हार्मोन एंड दिस इज द मेल सेक्स हार्मोन। ये तो क्या रिलीज करता है? मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है, और ये फीमेल के अंदर फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है। ये मेल के अंदर मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन करवाता है, ये फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट्स यानी कि एग की फॉर्मेशन करवाता है। तो ये याद रखेंगे, ये हार्मोन स्टीरॉइड्स के बने होते हैं। स्टीरॉइड्स में आते हैं आपके दो एग्जाम्पल, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और ऑस्ट्रोजन हार्मोन, लेकिन ये प्रोटीन के बने नहीं होते, स्टीरॉइड्स के बने होते हैं, ठीक है, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड्रोजन भी बोलते हैं इनको। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रोटीन्स के दो टाइप हैं, किसके बेस पर? शेप के बेस पर, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन हो सकते हैं आपके, ठीक है, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं जबरदस्त तरीके से। अब प्रोटीन की स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। प्रोटीन की स्ट्रक्चर है ना दोस्तों, 4 टाइप की होती है, 1 2 3 4, जल्दी से कर लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या होता है, आई थिंक, हाँ, सारे अमीनो एसिड्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं। इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं ना, एक प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं, लेकिन इसमें सीक्वेंस अगर जल्दी से बिगड़ गया ना तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो जाती है। प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं, क्योंकि एक आपने बीमारी सुनी होगी, सिकल सेल अनीमिया। कौन सी? सिकल सेल अनीमिया एक बीमारी होती है जिसमें इंसान की जो आरबीसी होती है ना, रेड ब्लड सेल्स, वो सिकल शेप की हो जाती है। सिकल सुना है क्या होता है? सिकल दराती होती है, दराती को बोलते हैं, दराती जैसी शेप हो जाती है सिकल शेप, क्योंकि उसमें 6th पोजीशन पर जो अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। कौन सा? ग्लूटामिक एसिड 6th पोजीशन पर, वो वैलिन से रिप्लेस हो जाता है। किससे रिप्लेस हो जाता है? इस बीमारी के अंदर। इस बीमारी में, सिकल सेल एनीमिया बीमारी का नाम है, इस बीमारी में जो हमारा प्रोटीन की सीक्वेंस होती है ब्लड में, वो ग्लूटामिक एसिड में 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड वैलिन से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसलिए प्रोटीन का सीक्वेंस, अमीनो एसिड का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर याद रखेंगे। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 आती हैं, एक अल्फा हेलिक्स आता है और एक बीटा प्लीटिड आती है। बीटा प्लीटिड, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटिड। बीटा प्लीटिड तो होती है सीट लाइक स्ट्रक्चर। कैसी होती है? सीट लाइक स्ट्रक्चर। सीट लाइक मतलब एक के ऊपर एक सीट होती हैं, ऐसे सीट्स होती हैं। और अल्फा हेलिक्स के अंदर ऐसे हेलिक्स होता है, जस्ट लाइक दैट, अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में केराटिन प्रोटीन आ सकता है आपका, जो बालों के अंदर होता है, अल्फा हेलिक्स। तो आपको बता देता हूँ, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर
रेगुलर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है केराटिन प्रोटीन हेयर्स में, नेल्स में, वूल में और मायोसिन। ठीक है, लिख देता हूं, केराटिन नेल्स में, हेयर्स में और वूल्स ऊन के अंदर और मायोसिन, ये जो होते हैं ना, ये सारे स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स के अंदर आते हैं। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, अल्फा हेलिक्स के अंदर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर होती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर के अंदर सारी पेप्टाइड चेंज होती है, एक्सटेंशन पे होती हैं और इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सिल्क का एग्जाम्पल हो सकता है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल होता है सबसे बेस्ट सिल्क, सिल्क का एग्जाम्पल याद रखना इसमें। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर, इंट्रा नहीं है क्योंकि दो के बीच में होती है, ऐसे क्रॉस लिंक होते हैं। ठीक है, हाँ जी। टर्सरी स्ट्रक्चर को देखिए, टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, वो एक दूसरे के अंदर क्वाइल हो जाती हैं। और सबसे बेस्ट क्वेश्चन आता है टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर आपके हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन आते हैं, HB और MB। हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर है वो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है और ये सबसे पहले साइंटिस्ट ने बताया था, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, पिरिट्ज एंड कैंड्रयू। क्या नाम था? पिरिट्ज, PERUTZ एंड कैंड्रयू। ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर काउंट होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक्सरे स्टडी की थी इन दोनों साइंटिस्ट ने, क्या किया था? एक्सरे स्टडी की थी, वहां से पता चला था। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के ऊपर क्वाइल्ड हो जाती हैं। वो टर्सरी से भी ज़्यादा ब्रॉड सेंस में चले जाएंगे तब आएगा वो। ठीक है, अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है। और टर्सरी स्ट्रक्चर में सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं। टर्सरी ध्यान रखना, इसमें कौन कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वान डर वाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सारे होते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, डाइसल्फाइड लिंकेज भी होती है और वान डर वाल फोर्स भी होते हैं। तीनों काम करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी, सल्फाइड लिंकेज भी, डाइसल्फाइड और वान डर वाल फोर्स, सारे काम करते हैं। तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर आप आसानी से काउंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो उसका कोई ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप अंडे को बॉयल करते हैं, तो अंडे को बॉयल करते हैं तो उसका अंदर का जो पार्ट होता है वो थिकनेस हो जाता है, उसके अंदर कोएगुलेशन हो जाती है। कोएगुलेशन वर्ड सुना है ना सरफेस केमिस्ट्री में, कोएगुलेशन। तो एग का जो अंदर का प्रोटीन होता है वो थिक जम जाता है, कोएगुलेशन ऑफ द एग वाइल ऑन बॉइलिंग। तो डीनेचुरेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये। दूध का दही में बदलना, दूध का दही बदलना, उस प्रोसेस का नाम है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। क्या बोलते हैं? कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क की कर्डलिंग। क्योंकि मिल्क में, दूध में प्रोटीन होता है सिजीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन प्रोटीन। सिजीन बोल देते हैं, कैसीन बोल देते हैं। और एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बॉइलिंग ऑफ एग। एग को जब बॉइल करते हैं तो उसमें जो अंदर का जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है ना, उसकी कोएगुलेशन हो जाती है, कोएगुलेशन ऑफ द प्रोटीन। तो वो किसकी वजह से होता है? उस प्रोसेस का नाम है डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन ऑफ ए। ठीक है, पीएच में चेंज होने की वजह से, टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से जो अपनी प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देता है, उस प्रोसेस का नाम है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच प्रोटीन इन इट्स नेटिव स्टेट ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच, it loses its actual biological activity. This process is called denaturation. For example, boiling of egg and coagulation of the albumin protein and curdling of the milk. ठीक है, आप याद रख सकते हैं। चलो उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा डिस्कशन जल्दी से न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। इसमें ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर द जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं एंड विच हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। माँ बाप से गुणों को बच्चों में जो जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं? जेनेटिक मटेरियल के थ्रू जाते हैं। और जेनेटिक मटेरियल में कौन आता है? आपका न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। कई बार आपसे पूछ लेते हैं डीएनए और आरएनए, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं। और डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और इसमें होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी वर्ड नहीं आता, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए की फुल फॉर्म है और ये डीएनए की फुल फॉर्म है। इसमें फ़र्क क्या है?
राइबोज शुगर होता है, इसमें पेंटोज शुगर की वजह से होता है। आरएनए कब बोलते हैं? जब इसमें शुगर की यूनिट कौन सी हो? राइबोज शुगर हो। और इसमें शुगर यूनिट कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। यही फर्क है, अदरवाइज इन डीएनए और आरएनए में कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है, डीएनए क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स आर द नेचुरल पॉलीमर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक एसिड की मोनोमर यूनिट क्या होती है? ये मोनोमर यूनिट होती है बेटा, लिख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोनोमर यूनिट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बने होते हैं? मैं आपको क्लियर कर देता हूं, लिख लीजिए। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड आपके दो चीज से मिलके बने होते हैं, एक तो होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और फॉस्फेट ग्रुप पता कहाँ से आता है? आपका आता है फॉस्फोरिक एसिड से। किससे आता है? फॉस्फोरिक एसिड से आता है। और फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO4 होता है आपका। तो इसमें फॉस्फेट ग्रुप कौन सा छुपा हुआ है? PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, तो अगर केवल न्यूक्लियोसाइड है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, तो न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। और न्यूक्लियोसाइड में दो चीज़ें काउंट होती है, एक तो आपका शुगर यूनिट, एक तो आपकी कौन सी काउंट होती है? शुगर यूनिट। और शुगर कौन सा होता है? पेंटोज शुगर होता है। इसमें पेंटोज शुगर मतलब द शुगर कंटेनिंग 5 कार्बन एटम्स। ठीक है, और एक होते हैं आपके बेस पेयर्स। एक क्या होते हैं आपके? बेस पेयर्स। बेस पेयर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन्स। जिनका बीएससी में मैथमेटिकल बैकग्राउंड था उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड फिर पढ़ने पड़ेंगे। एक प्यूरिन्स होते हैं, एक पायरामिडिन्स होते हैं। एक प्यूरिन्स होते हैं और एक पायरामिडिन्स होते हैं, याद रखना आपको। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड जो होता है उसमें शुगर यूनिट आती है और बेस पेयर्स आते हैं, ये आपको याद रखना है। शुगर यूनिट पेंटो शुगर होता है, 5 कार्बन का शुगर। ये दो तरह का होता है, एक तो बताया था डीऑक्सी राइबोज शुगर, एक तो कौन सा होता है? डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये तो डीएनए में होता है। और एक होता है राइबोज शुगर, एक होता है राइबोज शुगर, ये किस में होता है? आरएनए में होता है। ये होता है आपका आरएनए में। ठीक है, प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स की बात करता हूँ तो प्यूरिन्स फिर से दो टाइप के होते हैं, एक होता है एडेनिन, एडेनिन का सिंबल कैपिटल ए है। एक होता है ग्वानिन, एक होता है ग्वानिन, ग्वानिन को बोलते हैं कैपिटल जी। नीचे का विजिबल आपको? यस, ठीक है। प्यूरिन्स होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। और पैरामिडिन क्या होते हैं आपके? थायामीन, थायामीन उसको टी से लिखते हैं। और एक होता है साइटोसिन, थायामीन और साइटोसिन उसको सी से लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखना, प्यूरिन्स एडेनिन और थायामीन, प्यूरिन्स जो होते हैं ना, प्यूरिन्स कौन कौन? एडेनिन और थायामीन, यहाँ पे लिख देता हूँ, एडेनिन और ग्वानिन, सॉरी। एडेनिन ग्वानिन आपके डीएनए में भी होते हैं और आरएनए में भी होते हैं, दोनों में होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन पैरामिडिन्स की बात सुनो, पैरामिडिन्स के अंदर, पैरामिडिन्स इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। उसमें ट्विस्ट क्या है? ये ट्विस्ट ये है कि थायामीन और साइटोसिन, COT, थायामीन और साइटोसिन, ये तो आपके डीएनए में होते हैं। और आरएनए में क्या होता है? थायामीन की जगह, किसकी जगह? थायामीन की जगह यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल। साइटोसिन तो होता ही होता है, साइटोसिन होता है, लेकिन थायामीन की जगह क्या होता है? यूरेसिल, UARCIL, यूरेसिल होता है यू। और ये केवल आरएनए में होता है। किस में होता है? आरएनए में। मतलब तीन बेस पेयर एक जैसे होते हैं। एडेनिन ग्वानिन डीएनए आरएनए में कॉमन है, डीएनए में भी होते हैं, आरएनए में होते हैं एडेनिन ग्वानिन। लेकिन थायामीन होता है डीएनए में और थायामीन को जगह यूरेसिल होता है आरएनए में। ठीक है, लेकिन साइटोसिन दोनों में होते हैं। साइटोसिन किस में होते हैं? दोनों में होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलो, तो बेस पेयर्स का इंपॉर्टेंट याद रखना। और एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट था जिसका नाम था चारगाफ, उसने एक रूल दिया था, चारगाफ रूल। चारगाफ रूल ने बोला था कि प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स का रेशियो हमेशा सेम रहता है। तो एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू थायामीन प्लस साइटोसिन, A प्लस G इज इक्वल टू C प्लस T या TC, ये सेम होते हैं, AGTC। ठीक है, AGTC याद रखेंगे, AG टेक केयर TC। तो चारगाफ ने दिया था एडेनिन ग्वानिन मतलब प्यूरिन्स का रेशियो और पैरामिडिन्स का रेशियो हमेशा सेम होता है। दिस इज कॉल्ड
चारगाफ रूल, याद रखना ये। और बेस अब आपका मैं ये बता देता हूँ, न्यूक्लियोसाइड के अंदर बेस पेयर के बीच में, बेस पेयर्स के बीच में और शुगर यूनिट के बीच में, बेस पेयर और शुगर यूनिट के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, अब एक बात तो ध्यान रखना, प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स के बीच में, उस बॉन्डिंग का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एडेनिन जो होता है ना, वो आपका थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, किसमें? डीएनए में, ठीक है। लेकिन एडेनिन यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड बनाता है आरएनए में, क्योंकि थायमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। और ग्वानिन साइटोसिन आपस में बनाते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ये डीएनए में भी बनाते हैं और आरएनए में बनाते हैं। तो ग्वानिन साइटोसिन के बीच में होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एडेनिन थायमिन, एडेनिन यूरेसिल के बीच में होती है डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद बेस पेयर और शुगर यूनिट के बीच में, बेस पेयर और शुगर यूनिट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता देता हूं एक बार। क्वेश्चन कैसे आता है? न्यूक्लियोसाइड के अंदर, न्यूक्लियोसाइड अटैच होता है आपका, क्या नाम है, एक मिनट, न्यूक्लियोसाइड्स आपके अटैच होते हैं, देखो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन सी यूनिट आती है? एक तो आपका फॉस्फेट ग्रुप आता है, एक आपके शुगर यूनिट आती है, और एक आपका बेस पेयर आता है, ठीक है। तो देखो पहले तो ध्यान रखना, ये बीच में कौन सी शुगर यूनिट है? आपका मान लो डीऑक्सी राइबो शुगर यूनिट है, डीऑक्सी राइबो शुगर है, तो बीच में ये तो हो गई शुगर यूनिट। शुगर यूनिट बेस से कनेक्ट होती है, बेस पेयर का मतलब बेस, प्यूरिन या पैरामिडिन से, वो तो होती है फर्स्ट कार्बन पे। कौन से कार्बन पे? फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट होती है। उसके बाद ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये फिफ्थ कार्बन हो गया। तो फिफ्थ कार्बन से ये ग्रुप कनेक्ट होता है फॉस्फेट। कौन सा ग्रुप कनेक्ट होता है? फॉस्फेट ग्रुप। तो शुगर की फर्स्ट कार्बन से बेस कनेक्ट होता है, जो आपका शुगर है ना, शुगर के इधर चलेंगे तो इसके फर्स्ट कार्बन पे तो बेस कनेक्ट होता है, और इसके फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप कनेक्ट होता है। ध्यान रखना ये। अब देखो ये तो एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है, लेकिन हमें डीएनए बनाना है, तो एक न्यूक्लियोटाइड से जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा होगा, ये भी याद रखना, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ा होगा, जैसे मैं एक स्ट्रक्चर और बना दूँ आपके सामने, एक न्यूक्लियोटाइड से जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा होगा, जस्ट लाइक दैट, यहाँ पर तो बेस आएगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन से जुड़ा होगा वो। इसका फिफ्थ और अगले वाले का, जैसे यहाँ पर तो क्या जाएगा, फिर से वही यूनिट आ जाएगी, फिर से वही यूनिट जुड़ जाएगी 5 पे, 4 पे, तो इसका थर्ड और इसका फिफ्थ कार्बन ऐसे बीच में जुड़ा होगा। और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में देखो, इसका थर्ड, फिर से बता रहा हूँ, इस चेन का तो थर्ड कार्बन, इसका थर्ड, और इस चेन का फिफ्थ, तो 5 3 डैश, तभी तो एंड बोलते हैं 5 3 डैश, इसका 5 अगले वाले का 3 और इन दोनों को, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लिंकेज होती है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। द लिंकेज बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स टू फॉर्म ए लॉन्ग डीएनए चेन, जिसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। याद रखेंगे, अच्छे से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ये, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारा जितना बताना था मुझे, आई थिंक सारा बता दिया है, यहीं से क्वेश्चन आपका आ जाएगा आराम से। लेकिन छोटा सा डिफरेंस और आता है, डीएनए आपका डबल हेलिकल होता है, डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। लेकिन आरएनए की जो स्ट्रक्चर होती है आपकी, आरएनए आपका सिंगल हेलिकल होता है। आरएनए आपका सिंगल हेलिकल का मतलब समझते हो? सिंगल स्ट्रैंडेड, इसमें एक ही स्ट्रैंड होता है। और डीएनए में क्या होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। और डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को किसने बताया था? वाटसन क्रिक मॉडल में, वाटसन और क्रिक ने बताया था, जिसके लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला था। वाटसन क्रिक मॉडल टू डिस्क्राइब द डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को किसने बताया था? वाटसन और क्रिक ने, और दे गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दिस, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। बीच में एक आरएनए का पार्ट भी होता है। आरएनए 3 टाइप का होता है, ये आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आरएनए आपका 3 टाइप का होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइप का होता है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए,
ये होता है आपका 85%, ठीक है, कितना होता है, लगभग 80% होता है, सॉरी। एक होता है फिर टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए का क्या नाम क्या है, ट्रांसफर आरएनए। ये राइबोसोमल आरएनए को बोलते हैं आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए को क्या बोलते हैं, आरआरएनए, आर फॉर राइबोसोमल। ये प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है, किसकी, प्रोटीन्स की। टीआरएनए इज द ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए आपका 15% होता है। और एक होता है एमआरएनए, एमआरएनए फॉर मैसेंजर आरएनए, एम फॉर मैसेंजर। और मैसेंजर आरएनए सबसे कम परसेंट का होता है, 5%। तो आरएनए का परसेंटेज पूछ सकते हैं, सबसे ज़्यादा आर होता है, फिर टी होता है, फिर एम होता है, आर टी एम, ठीक है, परसेंटेज याद रखना। ये सारे मोस्टली हमने हार्मोन्स, एक बार हार्मोन्स का छोटा सा फंक्शन और कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे तरीके से, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं इसके, ठीक है। यही क्वेश्चन आते हैं। और एंजाइम की बात रही तो एंजाइम को मैं एंजाइम कैटालिसिस में पढ़ा दूंगा। सरफेस केमिस्ट्री में चैप्टर आएगा ना कैटालिसिस, तो कैटालिसिस में एंजाइम का रोल मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल तो आपको इतना से याद रखना है, ठीक है। बाकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके आती नहीं है। हार्मोन्स के अंदर 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंसुलिन का मैं आपको बता चुका, ठीक है। और 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और बचे हुए हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स और मिनरलोकॉर्टिकोइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है, और मिनरलोकॉर्टिकोइड्स लेवल ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी। देखो बॉडी में पार्ट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। और इससे 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक तो मिनरलो, अब मैं क्या करूँ इसमें, ये डाटा एनसीईआरटी का दिया हुआ है, कॉर्टिकोइड्स, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स दे रखे हैं, और एक होते हैं आपके ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। क्या होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। ये 2 आपके आते हैं, एक तो मिनरलोकॉर्टिकोइड्स और एक ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं मिनरलोकॉर्टिकोइड्स, हमारे एक्सक्रीशन जो होता है, ठीक है, किसका, सॉल्ट का और यूरिन का, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बाय द किडनी, दे कंट्रोल द लेवल ऑफ, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स क्या होते हैं, कंट्रोल द लेवल ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर इन किडनी। किडनी के अंदर मिनरल्स और वाटर का जो एक्सक्रीशन होता है ना किडनी के द्वारा, उसका कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल द लेवल ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर बाय किडनी। ये मिनरलोकॉर्टिकोइड्स होते हैं। और हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रेनलिन हार्मोन होता है ना, एड्रेनलिन ग्लैंड, वहाँ से रिलीज होते हैं, जो इमरजेंसी ग्लैंड्स होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। और एक और ध्यान रखना, अमीनो एसिड्स का जो एक्व सॉल्यूशन बनता है, अमीनो एसिड्स का एक्व सॉल्यूशन बनता है, उसको बोलते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें डाइपोल बन जाता है। ज्विटर का मतलब डाइपोलर आयन, क्या बन जाता है, डाइपोलर आयन। क्योंकि अमीनो एसिड्स की जनरल स्ट्रक्चर के अंदर आर, इसमें हमने क्या पढ़ाया था, एक तो NH2 होता है, एक आपका COOH होता है, और एक R होता है। तो यहाँ से ये पार्ट एसिडिक होता है, तो यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा। ये पार्ट क्या होता है आपका, बेसिक होता है। तो ये प्रोटॉन अगर यहाँ अटैच कर दे तो ये तो क्या हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव, बेस ने प्रोटॉन ले लिया और एसिड ने प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो ये पार्ट हो जाता है एनायन, और ये पार्ट क्या हो जाता है, कैटायन। तो 2 पोल्स डेवलप हो गए, डाइपोल। इसलिए अमीनो एसिड्स को एक्व सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ज्विटर आयन बनाते हैं। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी सारे मैंने विटामिन आपको बता दिए। ब्लड क्लॉटिंग टाइम के लिए क्वेश्चन आता है, विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। क्योंकि ब्लड का जो क्लॉटिंग टाइम होता है बढ़ा देता है, ब्लड का जो क्लॉटिंग टाइम है ना, ब्लड क्लॉट टाइम होता है वो बढ़ा देता है, वो होता है विटामिन के। मैंने आपको बताया था विटामिन के। और इसकी कमी से हेमरेज, एंटी हेमरेज विटामिन होता है ये ध्यान रखना। बेरी और जॉइंट पेन विटामिन B1 की कमी से, जिसको बोलते हैं थायामीन। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है।
तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अब अगले लेक्चर मिलते हैं जिसमें हम पॉलीमर डिस्कस करेंगे और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ, और जो बातें आपको बताई है आप उसको आसानी से फॉलो कीजिए। और सबसे मेन बात आपसे जो मैंने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ जिसकी जो पेमेंट बचती है, 1250 वाले हैं वो 750 रुपये पे करें ज़रूर, जो 1500 रुपये वाले हैं वो 500 रुपये अपने एक्सटेंड करवाएं फीस, ठीक है। और जो 2250 का स्पेशल कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी उसके अकॉर्डिंगली पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। नए वीडियो मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।